नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है यशपाल जी की कहानी पर्दा। यशपाल जी एक मशहूर लेखक थे और जो सामाजिक सच्चाइयों को बड़े ही स्पष्ट और बेबाक तरीके से अपनी कहानियों में पेश करते थे। उनकी रचनाएं अक्सर हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। पर्दा एक ऐसी कहानी है जो हमारे समाज में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और पुरुष प्रधान सोच को दिखाती है। ये कहानी एक लड़की की ज़िंदगी की उस मोड़ की बात करती है जहाँ पर्दा उसके लिए सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि एक सामाजिक बंधन बन जाता है। इस कहानी में यशपाल जी ने दिखाया है कि कैसे एक लड़की की सोच, उसके सपने और उसके विचार इस पर्दे के अंदर दबा दिए जाते हैं। फिर चलिए बिना किसी देरी के कहानी की तरफ बढ़ते हैं। चौधरी पीर बख्श के दादा चुंगी के महकमे में दारोगा थे। आमदनी अच्छी थी, एक छोटा पर पक्का मकान था, उन्होंने बनवा लिया था। लड़कों को पूरी तालीम दी। दोनों लड़के एंट्रेंस पास कर रेलवे और डाकखाने में बाबू हो गए। चौधरी साहब की ज़िंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदे में ख़ास तरक्की ना हुई। वही 30 और 40 रुपये महावर का दर्जा। अपने ज़माने की याद कर चौधरी साहब कहते, वो भी क्या वक्त थे, लोग मिडिल पास कर डिप्टी कलेक्टरी करते थे और आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक अंग्रेज़ी पढ़कर लड़के 30-40 से आगे नहीं बढ़ पाते। बेटों को ऊंचे ओहदे पर देखने का अरमान लिए ही उन्होंने आंखें मूंद ली। इंशाअल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। चौधरी इलाही बख्श डाकखाने में थे। उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 लड़कियां बख्शी। चौधरी ख़ानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। नाम बड़ा देने पर भी जगह तंग ही रही। दारोगा साहब के ज़माने में जनाना भीतर था और बाहर बैठक में वे मोड़े पर बैठे नेचा गुड़गुड़ाया करते। जगह की तंगी की वजह से उनके बाद बैठक भी जनाने में शामिल हो गई और घर की ड्योढ़ी पर पर्दा लटक गया। बैठक न रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं, बढ़िया किस्म का रहता। ज़ाहिरा दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहने पर भी भीतर सब अलग अलग था। ड्योढ़ी का पर्दा कौन भाई लाए? इस समस्या का हल इस तरह हुआ कि दारोगा साहब के ज़माने की पलंग की रंगीन दरिया एक के बाद एक ड्योढ़ी में लटकाई जाने लगी। तीसरी पीढ़ी के ब्याह शादी होने लगे। आखिर चौधरी ख़ानदान के औलाद को हवेली छोड़ दूसरी जगह तलाश करने पड़ी। चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास कर डाकखाने में 20 रुपये की क्लर्की पार पा गए। दूसरे साहबजादे मिडिल पास कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। ज्यों ज़माना गुजरता जाता तालीम और नौकरी दोनों मुश्किल होती जाती। तीसरे बेटे होनहार थे, उन्होंने वजीफ़ा पाया। जैसे तैसे मिडिल कर स्कूल में मुदर्रिस हो देहात चले गए। चौथे लड़के पीर बख्श प्राइमरी से आगे ना बढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवा और है क्या? आजकल की तालीम है माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवा और है क्या? स्कूल की फ़ीस हर महीने और किताबों, कॉपियों और नक्शों के लिए रुपये ही रुपये। चौधरी पीर बख्श का भी ब्याह हो गया। मौला के करम से बीवी की गोद भी जल्दी ही भरी। पीर बख्श ने रोज़गार के तौर पर ख़ानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल की मिल में मुंशीगिरी कर ली। तालीम ज़्यादा नहीं तो क्या, सफ़ेद पोश ख़ानदान की इज्जत का पास तो था। मजदूरी और तस्कारी उनके करने की चीज़ें न थीं। चौकी पर बैठते कलम दावात का काम था। 12 रुपये महीना अधिक नहीं होता। चौधरी पीर बख्श को मकान सितवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपये था। आसपास गरीब और कमीने लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकते पानी की काली धार बहती रहती, जिसके किनारे घास उगाई थी। नाली पर मच्छरों और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते। सामने रमज़ानी धोबी की भट्टी थी, जिसमें से धुआं और सज्जी मिले उबलते कपड़ों की गंध उड़ती रहती। दाईं ओर बीकानेरी मोचियों के घर थे। बाईं ओर वर्कशॉप में काम करने वाली कुली रहते। इस सारी बस्ती में चौधरी पीर बख्श ही पढ़े लिखे सफ़ेद पोश थे। सिर्फ उनके ही घर की ड्योढ़ी पर पर्दा था। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करते। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में नहीं देखा। लड़कियां 4-5 बरस तक किसी काम काज से बाहर निकलती और फिर घर की
आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब न था। पीर बख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते। चौधरी की तनख्वाह 15 बरस में 12 से 18 हो गई। खुदा की बरकत होती है तो रुपए पैसे की शक्ल में नहीं, आस औलाद की शक्ल में होती है। 15 बरस में 5 बच्चे हुए। पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के। दूसरी लड़की होने को थी तो पीर बख्श की वालदा मदद के लिए आई। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई भाई वालदा की फ़िक्र करने आया नहीं। वे छोटे लड़के के यहाँ ही रहने लगी, जहाँ बाल बच्चे और घर बार होता है। 100 किस्म की झंझटें होती हैं। कभी बच्चे को तकलीफ़ है तो कभी जच्चा को। ऐसे वक्त में कर्ज की ज़रूरत कैसे ना हो। घर बार हो तो कर्ज भी होगा ही। मिल की नौकरी का कायदा पक्का होता है और हर महीने की 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह मिल जाती है। पेशगी से मालिक को चिढ़ है। कभी बहुत ज़रूरत पर ही मेहरबानी करते। ज़रूरत पड़ने पर चौधरी घर की कई छोटी मोटी चीज़ गिरवी रखकर उधार ले आते। गिरवी रखने से रुपए के 12 आने ही मिलते, ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते और फिर चीज़ के घर लौट आने की संभावना न रहती। मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की इज्जत थी, इज्जत का आधार था। घर के दरवाजे पर लटका पर्दा, भीतर जो हो पर्दा सलामत रहता। कभी बच्चों की खींचा-खींच या बेदर्द हवा के झोंके से उसमें छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ से हाथ सुई धागा ले उसकी मरम्मत कर देते। दिनों का खेल। मकान की ड्योरी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए। कई दफ़े कसे जाने से पेच टूट गए और सुराख ढीले पड़ गए। मकान मालिक सूरजू पांडे को उसकी फ़िक्र न थी। चौधरी कभी जाकर कहते सुनते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम थमा देते हो। 2 रुपल्ली किराया और वह भी 6-6 महीने का बकाया। जानते हो लकड़ी का क्या भाव है। न हो मकान छोड़ जाओ। आखिर किवाड़ गिर गए। रात में चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौखट से टिका देते। रात भर दहशत रहती कि कहीं कोई चोर ना आ जाए। मोहल्ले में सफ़ेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ न था। शायद एक भी साबित कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोर को न मिलता, पर चोर तो चोर है। छीनने के लिए कुछ ना हो तो भी चोर का डर तो होता ही है। वह चोर जो ठहरा। चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवारा था। वह पर्दा भी तार होते होते एक रात आंधी में किसी भी हालत में लटकने लायक न रह गया। दूसरे दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज़ दरी दरवाजे पर लटक गई। मोहल्ले वाले ने देखा और चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस ज़माने में दरी यूँ काहे ख़राब करोगे। बाज़ार से ला टाट का टुकड़ा ना लटका दो। पीर बख्श टाट की कीमत भी आते आते कई दफ़े पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम में ना मिल सकता था। हंसकर बोले, होने दो, क्या है। हमारा यहाँ पक्की हवेली में भी ड्योरी पर दरी का ही पर्दा रहता था। कपड़े ही महंगाई के इस ज़माने में घर की 5 औरतों के शरीर से कपड़े जीर्ण होकर यूँ गिर रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल बदलते हैं। पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक दफ़े किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटा के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता। पायजामे में जब पैबंद संभालने की ताब ना रही, मार्किन का एक कुर्ता पजामा ज़रूरी हो गया। पर लाचार थे। गिरवी रखने के लिए घर में जब कुछ भी ना हो, गरीब का एकमात्र सहायक है पंजाबी खान। रहने की जगह भर देखकर वह रुपया उधार दे सकता है। 10 महीने पहले गोद के लड़के बरकत के जन्म के समय पीर बख्श को रुपए की ज़रूरत आ पड़ी। कहीं और कोई प्रबंध ना हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बबर अली खां से 4 रुपये उधार ले लिए थे। बबर अली खां का रोज़गार सितवा के उस कच्चे मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी मोची, वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमज़ानी धोबी सभी बबर मियाँ से कर्ज लेते रहते। कई दफ़े चौधरी पीर बख्श ने बबर अली को कर्ज और सूद की किस्त न मिलने पर अपने हाथ के डंडे से ऋणी का दरवाज़ा पीटते देखा था। उन्होंने साहूकार और ऋणी के बीच बचौवली भी करना पड़ा था। खान को वे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसी की शरण लेनी पड़ी। 4 आना रुपया, महीने पर 4 रुपया कर्ज लिया। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बबर अली ने 1 रुपया माहवर की किस्त मान ली। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ। खान की किस्त न दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजीहत हो जाने की बात का ख्याल कर चौधरी के रोए खड़े हो जाते हैं। 7 महीने फाका करके
भी वे किसी तरह से किस्त देते चले गए। लेकिन जब सावन में बरसात पिछड़ गई और बाजरा भी रुपये का 3 सेर मिलने लगा, किस्त देना संभव न रहा। खान 7 तारीख को शाम को ही आया। चौधरी पीरबख्श ने खान की दाढ़ी छू और अल्लाह की कसम खा 1 महीने की मुआफ़ी चाहिए। अगले महीने 1 का सवा देने का वादा किया। खान टल गया। भादों में हालत और भी परेशानी की हो गई। बच्चों की माँ की तबीयत रोज़ रोज़ गिरती जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में न ठहरता। पथ्य के लिए उसको गेहूँ की रोटी देना ज़रूरी हो गया। गेहूँ मुश्किल से रुपये का सिर्फ 2.5 सेर मिलता। बीमार का जी ठहरा। कभी प्याज के टुकड़े या धनिये की खुशबू के लिए ही मचल जाता। कभी पैसे की सौंफ, अजवाइन, काले नमक की ही ज़रूरत हो तो पैसे की कोई चीज़ मिलती ही नहीं। बाज़ार में तांबे का नाम ही नहीं रह गया। नाहक इकन्नी निकल जाती है। चौधरी को 2 रुपये महंगाई भत्ते मिले, पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 ही रुपया हिसाब में निकले। बच्चे पिछले हफ्ते लगभग फाके से भी चौधरी कभी गली से 2 पैसे की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबाल सब लोग कटोरा कटोरा भर पी लेते। बड़ी कठिनता से मिले 4 रुपयों में सवा रुपया खान के हाथ में घर देने की हिम्मत चौधरी को न हुई। मिल से घर लौटते समय वे मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझा खान टल गया होगा और अनाज की गठरी ले वे घर पहुँचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चे, उनकी माँ दूध ना उतर सकने के कारण सूख कर कांटा हो रहे। गोद के बच्चे और चलने फिरने से लाचार अपनी ज़ईफ़ माँ की भूख से बिलबिलाती सूरतें आँखों के सामने नाच जाती। धड़कते हुए हृदय से वे कहते जाते, मौला सब देखता है, खैर करेगा। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की सुबह खूब तड़के चौधरी के मिल चले जाने से पहले ही अपना हंडा हाथ में लिए दरवाजे पर मौजूद हुआ। रात भर सोच कर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया। मिल के मालिक लालाजी 4 रोज़ के लिए बाहर गए। उनके दस्तखत के बिना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल सकी। तनख्वाह मिलते ही वह सवा रुपया हाजिर करेगा। माकूफ वजह बताने पर भी खान बहुत देर तक गुर्राता रहा। वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया छोड़ देने के वास्ते यहाँ नहीं आया है। हमारा भी बाल बच्चा है। 4 रोज़ में रुपया नहीं देगा तो तुम्हारा कर देगा। 5वें दिन रुपया कहाँ से आ जाता? तनख्वाह मिले अभी हफ्ता भी नहीं हुआ। मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था। मिल की छुट्टी रहने पर भी चौधरी खान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए। इधर उधर की बातचीत कर वे कहते, अरे भाई हो तो 20 आने, पैसे तो दो 1 रोज़ के लिए देना, ऐसे ही ज़रूरत आ पड़ी है। उत्तर मिला, मियाँ पैसे कहाँ इस ज़माने में, पैसे का मोल कौड़ी नहीं रह गया। हाथ में आने से पहले ही उधार में उठ गया तमाम। दोपहर हो गई। खान आया भी होगा तो इस वक्त तक बैठा नहीं रहेगा। चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने पर सुना खान आया था और घंटे भर तक ड्योरी पर लटके दरी के पर्दे को डंडे से ठेल कर गाली देता रहा। पर्दे की आड़ से बीवी के बार बार खुदा के कसम या यकीन दिलाने पर कि चौधरी बाहर गए हैं, रुपया लेने गए हैं। खान गाली देकर कहता, नहीं बज्जात चोर भीतर छुपा है। हम 4 घंटे में पीर आता है। हम 4 घंटे में फिर आता है, रुपया लेकर जाएगा। रुपया नहीं देगा तो उसका खाल उतार कर बाजार में बेच देगा। हमारा रुपया क्या आराम का है? 4 घंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई दी। चौधरी पीरबख्श के शरीर में बिजली सी दौड़ गई और वे बिल्कुल निस्तत्व हो गए और हाथ पैर सुन्न और गला खुश्क। गाली के पर्दे को ठेलकर खान के दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होने पर भी निश्चेष्ट न रह सका। वह उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था। पैसा नहीं देने का वास्ते छिपता है। एक से एक बढ़ती हुई 3 गालियां एक साथ खान के मुंह से पीरबख्श के पुरखों पीरों के नाम निकल गए। इस भयंकर आघात से पीरबख्श का खानदानी रक्त भड़क उठने के बजाय और भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छू अपनी मुसीबत बता वे मुआफ़ी के लिए खुशामद करने लगे। खान की तेजी बढ़ गई। उसके ऊंचे स्वर से पड़ोस के मोची और मजदूर
चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे हो गए। खान क्रोध में डंडा फटकार कह रहा था, पैसा नहीं देना था, लिया क्यों? तनख्वाह किधर में जाता है तुम्हारा? हरामी हमारा पैसा मारेगा, हम तुम्हारा खाल खींच लेगा। पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटका के शरीफजादा कैसे बनता है? तुम हमको बीवी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ भी दो, हम ऐसे नहीं जाएगा। बिल्कुल बेबस और लाचारी में दोनों हाथ उठा खुदा से खान के लिए दुआ मांग पीर बख्श ने कसम खाई, एक पैसा भी घर में नहीं है, बर्तन भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं। खान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतार कर बेच ले। खान और आग हो गया, तुम हमारा दुआ क्या करेगा, तुम्हारा खाल क्या करेगा? उसका तो जूता भी नहीं बनेगा, तुम्हारा खाल तो ये टाट। अच्छा। खान ने ड्योरी पर लटका दरी का पर्दा झटक लिया। ड्योरी से पर्दा हटने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की डोर टूट गई। वह डगमगाकर ज़मीन पर गिर पड़े। इस दृश्य को देख सकने की ताप चौधरी में न थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा। घर की लड़कियां और औरतें पर्दे की दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच इकट्ठी हो गईं, काँप रही थीं। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गईं जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। वह पर्दा ही तो घर भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे चीथड़े उनके 1/3 अंग ढकने में भी असमर्थ थे। जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। ग्लानि से थूक पर्दे को आंगन में वापस फेंक क्रुद्ध निराशा में उसने लाहौल बिला कहा और असफल लौट गया। भय से चीखकर ओठ में हो जाने के लिए भागती हुई औरतों पर दया कर भीड़ छट गई। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, ड्योरी का पर्दा आंगन में सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य उनमें शेष न था। शायद अब इसकी आवश्यकता भी न रही थी। पर्दा जिस भावना का अवलंब था वह मर चुकी थी। तो कहानी यहीं पर ही ख़त्म होती है दोस्तों। अगर ये आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।